क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और घर बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो प्रेपराइज लेकर आया है आपके लिए रोजाना लगभग 7 क्लासेस, जिसमें होंगे ढेरों सारे विषय जैसा कि रीजनिंग, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिमाचल जीके। तो अगर आपने प्रेपराइज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो करिए अपने सपनों को साकार प्रेपराइज के साथ। आधुनिक भारत में सबसे पहले आपको बता दूं, जो आधुनिक भारत है, मॉडर्न हिस्ट्री का जो पीरियड स्टार्ट होता है, ये दोस्तों स्टार्ट होता है 1757। आपने सुना होगा प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसे हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ और जो उसके बाद 1947 तक का दौर जो है, ये अंग्रेजी शासनकाल इसमें रहा है। हालांकि 1757 में आप देखते हैं कि आखिरी मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, सेकंड जिन्हें हम कहते हैं, और भी आखिरी शासक थे औरंगजेब, किस तरह से अंग्रेज एक व्यापार करने के उद्देश्य से, बिजनेस करने के उद्देश्य से भारत आए। लेकिन जो भारत में जो हम कह सकते हैं, उन्होंने जिस तरह से वो फूट डाल और शासन करो की नीति अपनाई, किस तरह से एक दूसरे को लड़ाया, क्योंकि भारत में थी, आप लोग जानते हैं, भारत में विविधता में एकता है, बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग समुदायों से, अलग अलग तरह से हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनको मतलब आपस में भड़काया गया। फिर वहाँ पे अंग्रेजों ने अपनी शासन स्थापित किया। तो आज हम उसी से क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल आपके मिक्स क्वेश्चन होंगे इसमें। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर, मुझे पूरी उम्मीद है, पसंद आएगा। तो ये प्रार्थना करता हूँ कि अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का शेयर कर देना, बिल्कुल शेयर कर देना सभी के साथ, सभी को जरूर बोल देना। पुनः मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि हम भी आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। ये प्रेपराइज जो है आपका अपना है, ठीक है, हमारा इसमें कुछ नहीं है, ये आपका अपना चैनल है, तो सभी तक के पहुंचाएं। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला, यानी जो फोर्ट है, वो कहां पे बनवाया था? जब अंग्रेजी शासन की नींव यहां पर पड़ी दोस्तों, आप लोग जानते हैं, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, रॉबर्ट क्लाइव की सेना आई। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव और जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। हालांकि सिराजुद्दौला की सेना तो बड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला का जो एक आपने पढ़ा होगा, उसका सेनापति था मीर जाफर, नाम था उसका नाम मीर जाफर था। लेकिन मीर जाफर ने, जो रॉबर्ट क्लाइव था, उसने उसको लालच दिया था कि अगर मीर जाफर जो सेनापति था, अगर वो अंग्रेजों का साथ देगा तो उसे अवध का नवाब बना दिया जाएगा। तो उस कारण से ये जो मीर जाफर की कारगुजारी थी, हम कह सकते हैं, तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें जी। 10 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड। सभी से यार वीडियो शेयर कर दो, बस इतना मैं आपसे थोड़ा सा प्रार्थना है आपसे, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये पहला किला जो था, ये मद्रास में बनाया गया, ठीक है। पहला किला आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूं कि इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इसी तरह से बिल्कुल आपने कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन लाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य जो है, प्रेपराइज का एकमात्र उद्देश्य ये है, हमारा प्रयास है कि आप बस एग्जाम क्लियर करें किसी भी हालत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आने हैं और यहां से आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, साथ साथ में इसी क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन और निकलेंगे। ये फायदा इस तरीके से करने का होता है, ठीक है। और भी वीडियोस हमारी देखते रहे आप, कहीं पे हम कंसेप्चुअल वीडियो चली हुई हैं, वहां पे देखें। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत को जब आजादी मिली तब इस देश के गवर्नर जनरल कौन थे? अब ये क्वेश्चन है गवर्नर जनरल, इसके बारे में भी हमारा एक टॉपिक आएगा, जिसमें हम 2 दिन गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में पढ़ेंगे। जो भारत के गवर्नर जनरल है, वाइसराय जो है, ये देखिए, जब ब्रिटिश शासन यहाँ पे था, तो ब्रिटिश शासन के अधीन, मतलब महारानी का जो ब्रिटेन की महारानी के अधीन जो भारत में उनका प्रतिनिधि, ये भारत में जो ब्रिटिश शासन का जिस तरह भारत में आज राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है, तो उसी तरह ये जो इसका पद होता था गवर्नर जनरल का, ये सर्वोच्च होता था। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और भारत को जब आजादी मिली, भारत जब आजाद हुआ, किस दिन? 15 अगस्त 1947 को।
15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को जब आजादी मिली तो इस देश के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड फॉकलैंड, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ध्यान रखें, भारत के जो ये गवर्नर जनरल थे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिपेंडेंट इंडिया के हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, प्यारे बच्चों, गवर्नर जनरल कौन थे? तो ध्यान रखना है, इनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। और एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह बनता है, बिल्कुल इसी तरह से बनता है, उसमें पूछता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन? तो भारतीय पूछे प्यारे दोस्तों तब आपने नाम लिखना है, अगर भारतीय पूछे तो आपने नाम लिखना है सी राजगोपालाचारी, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य भी थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। और स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम गवर्नर सीधा पूछा जाए, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ध्यान रखें उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे थे, मतलब इस तरह से इन्हीं के दौर में हमें आज़ादी मिली है। लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आता पहले। आपके कमेंट्स तो अभी शो हो रहे हैं मुझे, सॉरी मुझे माफ़ करना। धीरज कुमार जी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलकारी हो आपके लिए, वर्ष अच्छा हो, मैं ये उम्मीद करता हूँ। अब 2019 को भूल जाओ, जो भी है नए सपने हैं उनको पूरा करने का सतत प्रयास करो, ठीक है। जीतता वही है जो लड़ना जानता है, ठीक है। और असफलताओं से, अगर कोई असफलता आती है उसको स्वीकार करना सीखो। असफलताओं से आदमी सीखता है, फेलियर्स। एपीजे अब्दुल कलाम का एक फेल की उन्होंने एक फुल फॉर्म लिखी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फेलियर। और एक कहावत भी है, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ऐसे ऐसे मोटिवेशन पढ़ते रहा करो, वीडियो देखा करो मोटिवेशन की, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो लाभकारी होंगी, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया? ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सबसे पहले इंग्लिश जो अंग्रेजी भाषा है इसको प्रारंभिक पहल किया? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, मैकाले, वेंटिक और डलहौजी। सर 2020 में गवर्नमेंट जॉब भी बिल्कुल 2020, इसको बिल्कुल 2020 की तरह खेलना है, अच्छा स्कोर करना है इसमें, मतलब आपके लिए जॉब आनी चाहिए। आपका साथ होगा तो हर मंजिल प्राप्त करूंगा जी, बिल्कुल हमारा साथ आप लोगों के लिए, मुझे उम्मीद है आप हर मंजिल प्राप्त करेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। धीरज कुमार ए बता रहे हैं, लॉर्ड कर्जन, ओके। प्यारे दोस्तों, ये जो अंग्रेजी भाषा की शिक्षा की शुरुआत की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी। ये डेट आप याद रखें, 7 मार्च 1835 को। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा की शुरुआत की। हालांकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, 8th क्लास के एनसीईआरटी है, किस तरह से अंग्रेजी भाषा शिक्षा में माध्यम में आया। हालांकि कुछ लोग जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, ये जो नेता थे उस दौरान के बड़े नेता थे महात्मा गांधी, उन्होंने तो इसका विरोध किया था, लेकिन कुछ इसके पक्ष में भी थे, क्योंकि उस दौरान जो हमारी भारत की शिक्षा व्यवस्था थी अच्छी थी खैर, लेकिन उसमें वो एक मतलब हम कह सकते हैं कि अनुशासन की कमी थी, डिसिप्लिन नहीं था उस शिक्षा में। जैसे जो मध्यम वर्ग के, किसान के, गरीब परिवारों के जो बच्चे पढ़ते थे, तो खेती का समय होता था तब वो शिक्षा के मंदिर में या स्कूल में नहीं जाते थे। और जब और उस दौरान जैसे इस तरह से हमारे जो स्कूलों में आज में एनुअल एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो उस दौरान ऐसी कोई पद्धति नहीं थी, ऐसा सिस्टम नहीं था। तो कुछ लोग इस अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे और कुछ इसके पक्षधर विपक्ष में थे, ठीक है। धीरज कुमार नॉट कंफर्म, ओके। 1885 यानी बेसेंट, ओके। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ? 1880 में, 1880 में हुआ, 1882 में हुआ, 1885 में हुआ या 1895 में हुआ? प्यारे बच्चों याद रखना, बताएं आप, मैं वेट कर रहा हूं। धीरज कुमार जी, नीलेश शर्मा जी, जल्दी से कमेंट करके बताएं, मैं वेट कर रहा हूं। मुझे पता है आपको पता भी होगा। 1885 अभिलाष सिंह जी तो बता रहे हैं जी, चलो जी देखते हैं।
इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म जो हुआ था प्यारे बच्चों, ये हुआ था 1884 में। अब आप पूछेंगे कि 1884 क्यों बता रहे हैं जबकि किताबों में दिया होता है 1885। ध्यान रखें 1884 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। ये जो इसका नाम था पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था इसका। ठीक है सुरेखा कुमारी जी, यही बता रहे हैं जी, मैं बताता हूं इसका क्या कारण है। ठीक है, 1885 में ये राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ये दादा भाई नौरोजी के सुझाव से कर दिया गया। और एक संस्कृत महाविद्यालय है वहां पे तेजपुर में, संस्कृत महाविद्यालय में, वहां पे इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। ये डेट थी, ये ध्यान रखें, 28 दिसंबर 1885 को। 1885 28 दिसंबर 1885 को इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और 1885 में किसने इसका किया था प्यारे बच्चों? इनका जो किया था उसका नाम था एलन ऑक्टावियन ह्यूम। A.O. ह्यूम इनका पूरा छोटा नेम है और एलन ऑक्टावियन ह्यूम पूरा नाम है। A.O. ह्यूम ने इनका ये किया था, इसकी स्थापना की थी। और जब इसका पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, उनका नाम भी आप ध्यान रखें, उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन थी उसकी अध्यक्षता की थी। और बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। और क्या क्वेश्चन बनते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम याद रखना, जॉर्ज यूले नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? उनका नाम आप याद रखना, उनका नाम था एनी बेसेंट। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा जी। धीरज कुमार जी, फर्स्ट अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में कहां पे हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है, वहां पे हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग जो थी इसने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की? जरा बताइए मुझे। 1920 में, 1930 में, 1940 में, 1942 में, कब की थी मांग? जरा बताइए जी, मैं वेट कर रहा हूं। मुस्लिम लीग ने कब की थी फ्रेंड्स? मुस्लिम लीग ने कब की थी मांग? दोस्तों मैं क्वालिटी पे विश्वास रखता हूं। बेशक हम थोड़ा पढ़े, लेकिन पढ़े जो भी पढ़े अच्छे से पढ़े, आपके लिए एक ही बार में यूजफुल हो जाए, वो मेरा प्रयास होता है हमेशा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ें, हर बार में आप मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बस ये कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ते जाओ और भूलते जाओ, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। अच्छे से पढ़ें, बेशक थोड़ा पढ़ें। ठीक है, 1920 बता रहे हैं जी मुस्लिम लीग की। दोस्तों ये जो मुस्लिम लीग थी इसका बाद में जिस तरह से वो क्या नाम, ओवैसी नाम आपने सुना होगा, उनकी पार्टी है ना मुस्लिम वाली, ये बाद में इसका नाम कर दिया गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, पहले इसका नाम था मुस्लिम लीग, ओनली मुस्लिम लीग। इस मुस्लिम लीग आगा खां और अली वर्दी खां सेना नहीं श्राम है, मैं आपको बताता हूँ। मुस्लिम लीग ने वैसे मुस्लिम लीग की पहले से चली पड़ी थी चर्चा, लेकिन 1940 में, जिस आपने पढ़ा होगा, हमने कहा था कि जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 में, तब मुस्लिम लीग का गठन हो चुका था। मुस्लिम लीग ये मांग कर रहा था, लेकिन 1940 में मुस्लिम लीग ने मांग कर दी थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि भारत जो है हिंदू बहुल प्रांत है। मतलब उनको भी कहीं ना कहीं भड़काया जा रहा था। तो भारत एक हिंदू बहुल प्रांत है, यहाँ मुस्लिमों के हितों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, या मुस्लिमों के साथ कोई भेदभाव हो सकता है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है यहाँ पे। तो उन्होंने मांग की कि मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा होनी चाहिए, और मुस्लिमों के लिए मतलब भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया जाए,
एक का नाम भारत और एक का पाकिस्तान। भारत हिंदुओं के लिए और मुसलमान, ये पाकिस्तान मुस्लिम के लिए। ये बहुत कठिन का दौर रहा है, तो आप ध्यान रखें 1940 में। ठीक है। पंचशील किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया? पंचशील जरा बताएं। ठीक है, कर देंगे जी, इंग्लिश हिंदी दोनों में कर देंगे। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर देंगे, कोई दिक्कत ना है जी। बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल से इंग्लिश में भी मिलेंगे। पंचशील किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया, जरा बताइए। पंचशील 29 अप्रैल 1954 को बता रहे हैं कुछ लोग। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल 29 अप्रैल 1954 को किया गया था पंचशील किस 1954 में। 1954 में किया गया था। और जो नेहरू की जो मूल विदेश नीति थी वो इसी पंचशील के सिद्धांत पर आधारित थी। क्या थी? विदेश नीति, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी थी। विदेश नीति के एक विदेश की नीति के प्राचीर, मूल प्राचीर किसके द्वारा, एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने कहीं देखा था, किसके द्वारा रखे गए थे। तो विदेश नीति का, या जिस दौरान हमारे विदेशों के विदेश नीति के संबंध या विदेशी संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, वो नेहरू का शासनकाल था। तो ये पंचशील की जो नीति है, ये पंचशील सिद्धांत पर आधारित था, नेहरू की जो विदेश नीति थी। ओके, फॉरेन पॉलिसी, पंचशील सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखें। हिंदी क्लास की प्लेलिस्ट जी जरूर बना देंगे, उसकी प्लेलिस्ट भी बना देंगे। वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला और जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी, वो कौन था? पार्टी मतलब उस तरह से मत लेना इसको, पार्टी मतलब एक संगठन दिया था उन्हें। ठीक है, तो गवर्नर जनरल मतलब, मैं इस तरह से देखो, इंग्लिश में आपको दिक्कत आती है, समझें। इनका बोलने का मतलब है गवर्नर जनरल कौन था जिसने मतलब वहां के उस प्रतिनिधियों से मिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि। अब यहाँ पे जवाब तो उन्होंने दे दिया पहले क्वेश्चन में ही कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि, लेकिन वहां पे तब संगठन नहीं था। उनसे मिला और उनको एक मतलब भेंट के रूप में एक पार्टी दी थी। पार्टी मतलब एक संगठन का नाम दिया था। तो ये बात पूछ रहे हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, तो उस समय जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये क्वेश्चन इनका पूछने का मतलब है। ठीक है, लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड एल्गिन। ध्यान रखें, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ हमने बात की, उस दौरान ध्यान रखें भारत के ये जो गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत का निर्माता भी कहलाता है? लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। बताइए कौन सा गवर्नर जनरल है जिसे आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं? 8 का बी बता रहे हैं, लॉर्ड डलहौजी। चलो जी बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कहते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले इन्होंने पृथक सार्वजनिक विभाग यानी पब्लिक डिपार्टमेंट का निर्माण किया। लोग 1851 में, जी धीरज कुमार जी, लॉर्ड डलहौजी। और ध्यान रखें कि बिजली से संचालित जो तार सेवा थी, रेल सेवा की शुरुआत इन्होंने की। लोक सेवा विभाग में कंपटीशन एग्जाम, पहले क्या होता था, वैसे तो जो सिविल सेवा है ना, इसका जनक कहा जाता है। सिविल सेवा का क्वेश्चन आता है, सिविल सेवा का जनक मतलब पहली सिविल सेवा का जो शुरुआत हुई थी भारत में, ये हुई थी उस दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कार्नवालिस, नाम था उनका, लॉर्ड कार्नवालिस नाम था। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से आता है कि सिविल सेवा पहले जो होती थी, कंपनी का जो कानून होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कानून, उसके तहत इन सिविल सेवकों का गठन किया जाता था। जो कलेक्टर की पोस्ट होती थी, कलेक्टर जो कि कलेक्टर आप नाम से भी समझ रहे हो ना, हो सकता क्या बोलते हैं वो, भू राजस्व और जो रेवेन्यू होता है उसको इकट्ठा करने का, एकत्रित करने का, संग्रह करने का काम करता था। और जो सिविल सेवा में बात कर रहा हूँ, जब लॉर्ड कार्नवालिस ने इसकी ये की, तब कंपनी कानून के तहत सिविल सेवकों की नियुक्ति की जाती थी। और लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति होने लगी।
तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये कंसेप्ट था। अगर ऐसा पूछा जाए सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तब लॉर्ड कॉर्नवालिस। और सिविल सेवा के लिए पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की जो शुरुआत थी वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया तो मैं आपको बताऊं, तो लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की, और इसके अतिरिक्त कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली संचालित तार सेवा और रेल सेवा जो चली थी, रेल हमारी 1800 में चली थी, जो बम्बे और थाने का 34 किलोमीटर का सफर उसने तय किया था, वो भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, गांधी जी ने दांडी अभियान चलाया था नमक कानून तोड़ने हेतु, गुजरात के मिल कर्मचारियों के विवाद सुलझाने हेतु, पूर्ण स्वराज की मांग हेतु, गोलमेज सम्मेलन की विरोध हेतु। गांधी जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापिस आए दक्षिण अफ्रीका से। जब वो लौटे 9 जनवरी 1915 को, और उस 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं 9 जनवरी को। और गांधी जी ने आते ही सबसे पहले क्या किया कि सभी भारतीयों से, उस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, और विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सभी भारतीयों से कहा कि आप विश्व युद्ध में शामिल हो जाने के लिए उन्होंने ये कहा। और ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। अभी ये उपाधियों का अंत हो गया है। हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20, जिसमें असैन्य मतलब 2 तरह के आपको पुरस्कार मिल सकते हैं, या सैन्य सेवाओं में, या इस तरह से जो लेखक होते हैं उनको पुरस्कार मिलते हैं, अन्यथा सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। इन्होंने 3 लगातार आंदोलन किए जो इतने सक्सेसफुल रहे कि मतलब कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासन में एक थोड़ा सा नींव जो है उसकी कमजोर होने लगी या टूटने लग पड़ी। इन्होंने 3 आंदोलन किए। सबसे पहले खेड़ा जिले में, ठीक है, नहीं, सबसे पहले उन्होंने किया बिहार के चंपारण में, फिर गुजरात के खेड़ा में, और अहमदाबाद में। चंपारण में नील खेती, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कभी, नील खेती के विरोध में मिल मजदूरों के लिए उन्होंने जब, ठीक है, और नील की खेती के विरोध में भी ये किया था, ठीक है। ये बता रहे हैं नमक कानून तोड़ने हेतु गांधी जी ने, जी जी बिल्कुल सर, नमक कानून तोड़ने हेतु ये डेट आप ध्यान रखें, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ वो दांडी तक पैदल यात्रा की थी, और 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने नमक कानून तोड़ने हेतु ये दांडी अभियान चलाया था। इतना सा आप ध्यान रखें दोस्तों। फैक्ट बिल्कुल करेक्ट याद रखना। किसी एग्जाम में मैंने पेपर में देखा था गांधी जी ने नमक कानून कब किया था। फैक्ट होते हैं, आप लोग जानते हैं कि जो हमारे विकल्प होते हैं ना, ये बिल्कुल जुड़वा होते हैं, मतलब इतने मिलते जुलते होते हैं। मैं आपको ऑप्शन बताऊं, 12 मार्च 1930 लिखा है, एक में 12 मार्च 1931 था, 1931 था, एक में 6 मार्च 1930 था, ठीक है, और इस तरह से 12 अप्रैल, मतलब आपको डेट जो है ना ये पूरी याद होनी चाहिए, 12 अप्रैल। इस तरह से ऑप्शन आते हैं, बिल्कुल मिलते जुलते ऑप्शन आएंगे, और ये दिक्कत खड़ी कर देते हैं। तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके ऑप्शन बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। जी धीरज कुमार जी कह रहे हैं जलियांवाला कांड के दौरान, जी जलियांवाला कांड जो हत्याकांड हुआ उसके बाद महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है। ये क्लास कब से शुरू हुई है? जी डिम्पल कुमारी जी, ये क्लास आज से शुरू हुई है, आज हमारा पहला दिन है, बिल्कुल आप घबराएं नहीं। जी नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापिस की थी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत कब लौटे? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको बता दिया, 1915, 9 जनवरी 1915 को वो भारत लौटे थे। बस ये आपको याद रखना है, 9 जैन 1915, ठीक है। अब ये 9 जनवरी का दिन जो है अभी 8 दिन बाद आने वाला है, ठीक है, आज 1 तारीख है। तो आप देखना यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको याद हो गया 9 जनवरी 1915 को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन नए तरह के जो प्रश्न बनते हैं वो क्या, कि 9 जनवरी 1915 को जो प्रवासी भारतीय दिवस बनाया गया, इसका विषय क्या था, इसकी थीम क्या थी, वो आप देख लें। अभी थीम इसकी डिसाइड होनी है, आपको पता लग जाएगा, ठीक है, रौनक सर की क्लास में उस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में होम रूल लीग, यहाँ पे लीग नहीं लिखा है, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। जल्दी से बताएं, मैं वेट कर रहा हूं।
और प्यारे दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। बहुत अच्छा लगता है आपके इस तरह के कमेंट्स आते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। लाइक वीडियो को अवश्य कर दिया करो, कमेंट्स जरूर किया करो। साथ में प्रयास करना कि आज तो खैर हमारा पहला दिन था, कल से आप वीडियो को थोड़ा जो थंबनेल आपके सामने शो हो जाएंगे तो आप वीडियो को शेयर कर दिया करो पहले, ठीक है। जल्दी से बताइए, भारत में होम रूल लीग, ध्यान रखें, होम रूल लीग जो है इसका आंदोलन का जो नेता थे उनका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट होम रूल लीग का आंदोलन का शुरुआत किया था। क्वेश्चन है सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता को कहा जाता है, सिस्टर निवेदिता कौन थी जरा बताइए मुझे। वेट कर रहा हूं मैं धीरज कुमार जी। जी, सिस्टर निवेदिता को कहा जाता है, एनी बेसेंट को, मार्गरेट नोबेल को, सरोजिनी नायडू को, इनमें से कोई नहीं, बताइए। देखिए सिस्टर निवेदिता थी, इनका जन्म हुआ था सिस्टर निवेदिता का जन्म हुआ था 28 अक्टूबर 1867। इतना सा आपने याद रखना, 2867 को। और युवावस्था में इनका नाम जो था मार्गरेट नोबेल था। युवावस्था मार्गरेट नोबेल इनका नाम था। मार्गरेट नोबेल, वेरी गुड वेरी गुड। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कौन थी? जो टीपू सुल्तान का शासनकाल आया, उनका जो पीरियड था, उसमें मैसूर की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है बंगलौर, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम और भाग्यनगर। जल्दी बताएं मुझे जरा, मैं वेट कर रहा हूँ। टीपू सुल्तान के शासनकाल में जल्दी बताएं कि राजधानी क्या थी मैसूर की। मैसूर कहाँ पे है दोस्तों? ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। बंगलौर, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम और भाग्यनगर। ध्यान रखें दोस्तों, ये जो श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता का नाम था। टीपू सुल्तान एक बहुत फेमस शासक था। टीपू सुल्तान के जो मतलब ये है, उनकी जो तलवार है और शेर का वो चिन्ह है उनकी तलवार पे बना हुआ है, और इतनी तेज धार वो तलवार थी कि आप देख सकते हैं उसको बुक में, इसी बुक में है एनसीईआरटी की। बंगलौर, हैदराबाद। और टीपू सुल्तान के शासनकाल में टीपू सुल्तान, हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान जो है ये मैसूर का शासक बना, और इसकी राजधानी जो बनाई वो बनाई श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। अंग्रेजों के साथ इसका युद्ध हुआ था हैदर अली का, टीपू सुल्तान का, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, 13 का सी बता रहे हैं जी। अच्छा धीरज कुमार जी, नेक्स्ट बताइए। 1857 ईस्वी की क्रांति किसमें कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जो 1857 का जो रेवोल्यूशन हुआ उसके समय कानपुर का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है रणजीत सिंह, झांसी की रानी, तात्या टोपे और नाना साहेब। ये क्वेश्चन बहुत पजल करने वाला होता है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। 1857 के बारे में अलग से हम पढ़ेंगे। 1857 की जो एक क्रांति है, बहुत से इसके कारण थे। सबसे पहले आप ये समझो, इसके कई राजनीतिक कारण थे, पॉलिटिकल रीजन थे, इसके कई आर्थिक कारण थे, इसके कई सैन्य कारण थे, इसके कई तात्कालिक कारण थे। उस दौरान कुछ घटनाएं हुई जिससे ये संघर्ष जो है हमारा घटा है 1857 की क्रांति के समय। और उस दौरान आप ये ध्यान रखें, जब ये भीड़, सबसे पहले 29 मार्च 1857 को क्या हुआ कि मंगल पांडे जो थे वहाँ पे सबसे पहले जो ज्वाला फूटी है इस विद्रोह की, 1857 में मंगल पांडे जो कि बैरकपुर में, ठीक है, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है, बैरकपुर में, वहाँ से उन्होंने क्या किया कि और भी मुस्लिम जो सिपाही थे, भारतीय सिपाही थे, तो किसी ने ये आग भड़का दी कि बहुत लंबी स्टोरी है, मैं कभी डिस्कस करूंगा इस बारे में। मतलब वो एक किस तरह से आग भड़काई थी, वो किसने क्या, एक जातिगत मामला था कुछ सिपाहियों में बीच, कोई निम्न जाति और उच्च जाति को लेकर के। तो जब उसको एक दलित सिपाही के हाथ से किसी ने पानी पीना मना कर दिया तो उसने ऐसे ही आग भड़का दी थी। कुछ किताबों में अलग अलग राय हैं, अलग अलग विद्वानों के मत है कि उसने
दलित हाथ से पानी पीना शुरू कर दिया तो बोलते अगर मेरे हाथ से तुम्हें पानी पीने में तुम्हारे धर्म का नाश हो रहा है तो जो तुम्हारी राइफल अभी तुम्हारी दो तरह की राइफल होती थी दोस्तों। एक नई ब्राउन बेस को बंद करके एक एनफील्ड रॉयल नाम करके एक नई बंदूक आई और उसने ये कहावत फैला दी थी कि जो तुम्हारी बंदूक है इसमें जो कारतूस है इसमें गाय की चर्बी और सूअर का मांस है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे हिंदू सिपाही थे और मुस्लिम थे उन दोनों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला विषय था। तो ये ज्वाला वहीं से भड़की थी। तो 29 मार्च को जब इसने मना कर दिया, 8 अप्रैल 1857 को इसे फांसी पर चढ़ा दिया गया मंगल पांडे को। और 10 अप्रैल का वो दिन था 1857 का। और मंगल पांडे और जो मतलब विद्रोह की शुरुआत हो गई थी, कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई। कभी हम बात करेंगे इसके बारे में विस्तार से। तो अलग अलग जगह से लोगों ने नेतृत्व किया था, जैसे दिल्ली से बहादुर शाह जफर है, कानपुर से ध्यान रखें नाना साहिब ने किया था। आपको कई किताबों में तांत्या टोपे भी मिलेगा, ध्यान रखें तांत्या टोपे भी सही है, कानपुर भी नाना साहिब भी सही है। एक्चुअली में तांत्या टोपे ने कुछ समय के लिए किया था, वो भाग गए थे फिर वहां से। नाना साहिब आप ध्यान रखें क्या था। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखें दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए जरा, ये तो आपको पता होगा। धीरज कुमार जी, थैंक यू वेरी मच धीरज कुमार जी। बस ये आपका प्रेम है जो हमें भी कहीं ना कहीं उत्साहित करता रहता है कि हम आपके लिए बिल्कुल अच्छा करते रहें। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप बिहार से वीडियो देखते हैं तो कम शेयर कर दिया करो। ठीक है, सभी दोस्तों तक ये पहुँचाएं। अगर आप लगता है कि हम अच्छी तरह से पढ़ा पा रहे हैं, अच्छी तरह से आपके लिए प्रयास कर पा रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कर दिया करो। ओके, ठीक है जी। सी बता रहे हैं यूनिक वन, सी साबरमती। महात्मा गांधी का जन्म साबरमती में हुआ था सच में? चलो जी देखते हैं। ठीक दोस्तों, पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको इसका? अभी भी लोग कुछ कानपुर से तात्या टोपे और लखनऊ से, जी कानपुर से आप ये बता रहे हैं तात्या टोपे। दोस्तों कानपुर से जो विद्रोह का नेतृत्व था, ये मैं आपको बताऊं तो अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। उनके एक दत्तक पुत्र थे। उसने अपने आप को वहां का एक गवर्नर निजाम घोषित किया था, गवर्नर घोषित किया था बहादुर शाह जफर के अधीन, मतलब कानपुर में। तो ये आप ध्यान रखें, तात्या टोपे नहीं नाना साहिब नाम था। ओके, मैंने कहा ना कि आपको बताया भी होगा किसी ने कि ये था। ओके जी, ठीक है, नाना साहिब ने किया था उनके। और उन नाना साहिब का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उनका वास्तविक नाम, रियल नेम क्या था? तो नाना साहिब का वास्तविक नाम था धोंदू पंत। धोंदू पंत उनका नाम था। ओके, क्लियर है? अब देखते हैं कहां पे हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। ध्यान रखें दोस्तों, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था कहां पे? राजकोट। राजकोट कहां पे? गुजरात में। ओके सर, ये नाबार्ड के फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है? जी अभी देखना पड़ेगा, मुझे इतना ध्यान नहीं है, शायद अभी तो डेट होगी इसकी। अभी इसकी भी है, डीआरडीओ की अभी एग्जाम डेट बाकी है, अभी भर सकते हैं आराम से आप। ठीक है, ये जो हुआ था महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, गुजरात के, राजकोट भी कहते हैं, पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर में इनका जन्म हुआ, गुजरात में। दिन था 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ, राजकोट में। ठीक है, महात्मा गांधी पे हम करेंगे कभी बात, अच्छा टॉपिक है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और हुआ था 1869 को हुआ था, ये आप ध्यान रखें। और फिर 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को इनका निधन हो गया था। और किसने गोली मार दी थी इनको? नाथूराम गोडसे। नेक्स्ट देखें, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पे है? अड्यार, वृंदावन, जिनेवा, न्यूयॉर्क। जरा बताइए, थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? क्लास का टाइम टेबल बता दो प्लीज प्लीज प्लीज। जी निशु ठाकुर जी,
अभी हमारी आर्ट्स की क्लासेस हमने बंद कर दी है क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है। नोटिफिकेशन नहीं आई है तो मतलब अभी जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तब से गारंटी आपको क्लासेस मिलेंगी। अभी जो हमारी नई क्लासेस जो इंक्लूड हुई हैं ये DRDO ये वाली क्लासेस है, और इसकी जगह हमारी जो एलाइड सर्विसेज का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए HS के लिए वहाँ से भी आप देख लें। आर्ट्स के लिए देखिए मैं आपको बता दूँ, एलाइड में जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, तो यही टॉपिक पूछने हैं। बल्कि ये तो आपके लिए एक अवसर है, ये एक फ़ायदा है कि एलाइड में शायद हम और डेप्थ में उसको पढ़ाएं तो आपकी तो हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होता TGT अगर आर्ट्स लिखा है तो आर्ट्स मतलब वो इसके लिए आप वो क्लासेस जरूर देखिए। हमारी जो आज से HS एलाइड की क्लासेस शुरू हो रही हैं, और फ़ायदे की बात है कि 1-1 घंटे की क्लासेस होंगी, तो TGT आर्ट्स के लिए तो सबसे बेनिफिशियरी क्लास मुझे लगता है। TGT आर्ट्स की अगर कोई स्पेसिफिक क्लास लाते हैं तो उससे भी बेटर क्लास TGT आर्ट्स के लिए एलाइड सर्विसेज वाली क्लास होगी, ये ध्यान रखना आर्ट्स के लिए। ओके जी, 30 जनवरी को शहीद दिवस नहीं मनाते हैं दोस्तों। 30 जनवरी को हम अहिंसा दिवस मनाते हैं, अहिंसा दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस तो हम जो भगत सिंह का जिस दिन उस दिन हम मनाते हैं, शहीदी दिवस उस दिन मनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पे है? कहाँ पे है दोस्तों? ये अड्यार में है। अड्यार कहें चाहे अड्यार कहें, ये कहाँ पे है? मद्रास के निकट है, मद्रास के निकट। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पे रास होगा, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना किसने किया था। ओके सर, थैंक यू जी। निशु ठाकुर जी, सभी को ये बता दें, ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लाइव की क्लासेस देखें तो आपको पता है आर्ट्स में क्या आना है। आर्ट्स में यही टॉपिक तो पूछे जाने हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, यही जो हमारे जनरल स्टडीज़ के एनवायरनमेंट, तो यही तो हमें लाइव में पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल शुरुआत से। और आपके लिए तो जब नोटिफिकेशन आएगी तो आज से आप तैयारी करना शुरू करेंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, सबको ये बता दें। ओके जी, रास बिहारी बॉस बता रहे हैं, चलो जी देखते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ये जो गठन हुआ था ये 1928 में हुआ था, और किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद। ध्यान रखें, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी 1928 में हुआ था, चंद्रशेखर आजाद ने किया था। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया? मुझे लगता है ये क्वेश्चन सभी को आता है। हंटर आयोग, थॉमस आयोग, चार्ल्स आयोग, वुड्स आयोग। जलियांवाला के लिए जी भगत सिंह बता रहे हैं जी, हमारे एक मित्र हैं निशु ठाकुर जी, जब बताइए। नगेश कुमार जी बताइए। रास बिहारी बोस होता है जी? नहीं जी नहीं, ये जो रास बिहारी बोस है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी है दोस्तों। यहाँ पे हमने बात जो की थी आर्मी की थी, ध्यान रखें, मैंने आपको पहले कहा शब्दावली पे ध्यान दें। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया? हंटर कमीशन था, थॉमस कमीशन था, चार्ल्स कमीशन था, या वुड्स कमीशन था? वुड्स आयोग जिसे हम कहते हैं। तो जल्दी से बताइए जी। धीरज कुमार जी, आप बात नहीं समझ रहे, आंसर कुछ और दिया था। जो आंसर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसकी जो की थी ये चंद्रशेखर आजाद ने, लेकिन आप जो रास बिहारी बोस बता रहे हैं वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी है। ये आप थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखें, शब्दावली पे ध्यान दें। यहाँ पे आर्मी लिखा है, जो पार्टी है वहां पे वो रास बिहारी बोस है। ओके, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए थी। नहीं सर, मैंने शुद्ध किया नाम। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 का दिन था, ठीक है। वहाँ पे एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। जलियांवाला बाग एक है कहाँ पे? अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। तो वहाँ पे एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। जो आपने पढ़ा होगा उनके नाम थे, उनको जेल में डाल दिया गया था। तो उसी के विरोध में एक आम जनसभा का आयोजन किया जिसमें जनरल डायर ने
एक गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों भारतीयों की, हालांकि सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 400 व्यक्तियों की मृत्यु दर्शाई गई है कि उस दिन 400 लोग मारे गए थे, लेकिन हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। कुछ ने अपनी जान बचाने के लिए, जो वहां पे कुआं है, आप जब कभी प्रत्यक्ष रूप से आपने देखा होगा तो कुएं में भी छलांग लगा दी थी, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और इस जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, फिर क्या हुआ कि लोग अग्रसर हुए, लोग एक तरह से आग बबूला हुए कि उनके कईयों के रिश्तेदार थे, कईयों के घर परिवारों के सदस्य थे, उनकी मृत्यु हुई। तो सरकार से मांग की गई कि इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाए। तो दोस्तों ध्यान रखना, उसके लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था, लेकिन इस हंटर आयोग की सिफारिश जब आई, इसके हंटर आयोग की रिपोर्ट आई, तो उन्होंने, जनरल डायर ने जो कारनामा किया था उसको वैलिड ठहराया, उसको वैध ठहराया। तो ये कमी थी इसकी, ठीक है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सिर्फ एक औपचारिकता भर थी, सिर्फ एक औपचारिकता थी, मतलब ऐसे नाम का आयोग गठन कर दिया था। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, ठीक है दोस्तों। रॉलेट, जी रॉलेट एक्ट के लिए गिरफ्तारी के विरुद्ध हुई थी सभा, जी हाँ बिल्कुल, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हुई, ठीक है। और जो गिरफ्तारी हुई थी अलीपुर बम कांड, सैफुद्दीन किचलू नाम सुना होगा आपने, उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी उसके विरोध में, और रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट के बारे में बताऊं। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें क्या होता था कि किसी भी संदिग्ध भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी पूछताछ के। कोई भी संदिग्ध आपको दिखा तो आप बिना किसी जांच पड़ताल के उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तो उसी कारण से रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था, उसके विरोध में, और एक जो अलीपुर बम कांड है उसके विरोध में, ठीक है दोस्तों। जी निशु ठाकुर, एलाइड की क्लासेस, जी एलाइड की क्लासेस आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा, आप बिल्कुल नहीं घबराएं। हमारी जो एलाइड की क्लासेस है वो भी 4-5 बजे चल पड़ेगी, ठीक है। तो आप तैयार रहें, और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि बिल्कुल नहीं घबराएं। आप बेशक टीजीटी आर्ट्स की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एलाइड की क्लासेस देखें, क्योंकि वहां पे आप और डेप्थ में पढ़ सकेंगे। टीजीटी आर्ट्स वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप हमारी वीडियोस देखते रहें, सबको तक, सभी तक ये सूचना पहुंचाएं, क्योंकि वही टॉपिक आपके पूछे जाने हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, नेचुरल डिजास्टर और भी बायोडाइवर्सिटी जो भी है, ठीक है, यही टॉपिक पूछे जाने हैं। तो आप एलाइड की वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग और अच्छी हो जाएगी, ओके। धीरज कुमार, ओके। तो हंटर आयोग आपने समझ लिया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सन 1857 के विद्रोह का एक कारण था राज्य अपहरण की नीति। राज्य अपहरण की नीति को लागू करने का व्यक्ति कौन था? 1857 की विद्रोह जो हुआ था उसका तात्कालिक कारण तो हमने पढ़ा कि मंगल पांडे, और किस तरह से वो एक ज्वाला भड़की थी कि मतलब जो हिंदू और मुस्लिम सैनिक थे, उनसे ये कहा गया कि जो ब्राउन बेस नाम की पुरानी बंदूक थी उसके स्थान पर नई बंदूक आई, एनफील्ड रॉयल उसका नाम था। ये वहाँ पे मतलब किस तरह से मैंने आपको बताया कि वो स्टोरी चल पड़ी कि इसमें सूअर का मांस है और गाय की चर्बी है, तो ये कारतूस जो होते थे वो मुंह से खींचने पड़ते थे। तो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम जो हमारे भाई थे उनके लिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला ये दौर था, तो इस कारण से विद्रोह की ज्वाला भड़की थी। और भी कई कारण थे, देखिए एक है राज्य अपहरण की नीति। अब ये राज्य अपहरण की नीति क्या थी, क्या होता था? ये राज्य अपहरण की नीति लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी राज्य अपहरण की नीति या राज्य अधिग्रहण की नीति भी, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लैप्स मतलब राज्य अपहरण की नीति में क्या होता था कि ये बहुत से आए हैं हमारे 1848 में सतारा, 1854 में नागपुर और झांसी। इनमें क्या था कि जैसे झांसी की रानी है मान लो, तो उनका एक दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र होता है गोद लिया हुआ पुत्र। तो ब्रिटिश सरकार का यह नियम था, लॉर्ड डलहौजी ने यह नियम बनाया कि दत्तक उत्तराधिकारी को राज्य नहीं सौंपा जाएगा, वो ब्रिटिश शासन अपने अधीन कर लेगा, यानी कब्जा कर लेगा। तो राज्य अधिग्रहण की नीति भी राष्ट्रीय इसका 1857 के विद्रोह का एक कारण था, 1857 रेवोल्यूशन का। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, मैंने आपको बताया 1853 में सतारा, फिर 1854 में नागपुर और झांसी, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है।
गदर पार्टी के मुख्य नेता बताइए जरा, गदर पार्टी के मुख्य नेता कौन थे? हु वाज द चीफ लीडर ऑफ गदर पार्टी? ऑप्शन लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, समीर सोहल जी। कई बार आप सिरमौर से होते हैं, कई बार आप बोलते हैं हम राजस्थान से हैं, कई बार आप हरियाणा से होते हैं। गदर पार्टी के मुख्य नेता कौन थे? लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, मोतीलाल नेहरू। जरा बताइए। गदर पार्टी के मुख्य नेता जी हरदयाल। हाँ 1913 में बनी, बता रहे हैं कुछ लोग। ये जो है लाला हरदयाल 1911 में, कैलिफोर्निया का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है 1911 में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में है दोस्तों, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसमें ये प्रोफेसर थे, वहाँ पे अध्यापन का कार्य कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। पर 1913 में आए और गदर पार्टी के पथ प्रदर्शक बने, पथ निदेशक बने, इस तरह से आप कह सकते हैं। गदर पार्टी के मुख्य नेता थे, इनका नाम था ये हमने लाला हरदयाल, ठीक है। और ये कब हुई थी? 1913 में, ठीक है। और हिमाचल में इससे संबंधित गदर पार्टी के नेता कौन थे? उनका नाम था भागमल सोठा, ध्यान रखें। 1922 में असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? महात्मा गांधी की अस्वस्थता, महात्मा गांधी अस्वस्थ थे, तब तो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच टकराव चल रहा था, ये सरकार द्वारा भाव प्रवण, जिसे हम कहते हैं फर्वेंट निवेदन का कारण था। यह जो चोरा चोरी की घटना हुई थी वो कारण था। चोरा चोरी, चोरा चोरी नहीं, सॉरी, चोरी चोरा, चोरी चोरा इसे हम कहते हैं, चोरी चोरा की घटना हुई थी, ये वो मुख्य कारण था जी। नॉन मेडिकल में भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, सभी वीडियो देखिए। आपका मैंने कहा था ना, जो जीके का पोर्शन है वो सभी में पूछा जाना, और इसे बेसिक जीके है हमारा, ठीक है। ये कोई भी आप वीडियो देख रहे हैं, एसएससी की तैयारी हो, आपकी डीआरडीओ की हो, आपकी बैंकिंग की हो, आपकी किसी भी एग्जाम की तैयारी हो, आप देख सकते हैं। और जो इंटेलिजेंट बंदे होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनकी पहचान ही यही होती है, वो सिर्फ टॉपिक देखते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो जरूर देखते हैं, क्योंकि यही तो आपका टॉपिक है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए, इस तरह से ऑप्शन आते हैं, और ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि प्रेपराइज आपके लिए ये अवसर उपलब्ध करवा रहा है जी। डी बता रहे हैं 22 का, डी चोरा चोरी की घटना। चलो देखते हैं जी दोस्तों, यहाँ पे बताऊं तो 5 फरवरी 1922 का दिन था, 5 फरवरी 1922 का दिन था। महात्मा गांधी ने कहा था असहयोग, दो शब्द लिखे हैं, सहयोग और अ लगा है। मैंने आपका हिंदी ग्रामर की वीडियो देखी होगी, तो अ जब लगाता है तो किस तरह से अर्थ में परिवर्तन कर देता है। असहयोग, नॉन कॉपरेशन, यानी हम सहयोग नहीं देंगे अंग्रेजों का। तो जिस तरह से स्कूल कॉलेज के जो बच्चे थे, उन्होंने कॉलेज स्कूल जाना छोड़ दिया, और उस तरह से बहुत विरोध हुआ, वकीलों ने वकालत करना छोड़ दी, शिक्षकों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, तो यह सहयोग आंदोलन था। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था कि पूरी तरह से अहिंसा होना चाहिए, ठीक है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ कि वहां के कुछ लोगों ने, उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है, गोरखपुर में एक पुलिस थाना है, वहां पे लोगों ने आग लगा दी, जिसमें पुलिस वालों की 22 पुलिस वाले मारे गए, 22 पुलिस वाले मारे गए। फिर उस कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उसका विरोध हुआ, सुभाष चंद्र बोस जो उसमें उन्होंने काफी विरोध किया था, ठीक है। चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी 1922 को, इसे चोरा चोरी की घटना कहा जाता है, आंदोलन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? हैदर अली, टीपू सुल्तान, शाह आलम, मीर कासिम। किसे बताइए जरा जी। सर बिहार में बारिश हो रही है जी, एंजॉय कीजिए, बताइए जरा। रंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले किया था, तो मैंने आपको बताया भी इसमें। हैदर अली, टीपू सुल्तान, शाह आलम। 1792 में टीपू सुल्तान, टीपू की डेथ होगी, वेलज अली का कार्यकाल था जी। रंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? किसे किया था दोस्तों? टीपू सुल्तान, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ, आपसे प्रार्थना भी करता हूँ कि
सभी तक ये वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि प्रेपराइज आपका अपना चैनल है, हम आप लोगों के लिए हैं। जो आप कहेंगे वही हम करने के लिए तैयार हैं। बस इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखें, वीडियो को लाइक कर दें, और जो हमारा नया शेड्यूल है वो भी आपके बीच रखा जाएगा। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल पर आए हैं, प्रेपराइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।